मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 8 की। 7 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूं और जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी फोस्फिन गैस की। आज इस लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फोस्फोरस के हैलाइड। फोस्फोरस के हैलाइड। देखिएगा, फोस्फोरस के प्रकृति में दो प्रकार के हैलाइड पाए जाते हैं। फोस्फोरस के प्रकृति में कितने प्रकार के हैलाइड पाए जाते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 PX3। नंबर 1 क्या है? PX3, जिसे कहा जाता है फोस्फोरस ट्राईहैलाइड। फोस्फोरस ट्राईहैलाइड। और जो दूसरा हैलाइड है वो है PX5 और इसे कहा जाता है फोस्फोरस पेंटाहैलाइड, जहां पर X बराबर फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन होता है। ठीक है, तो बताओ प्रकृति में फोस्फोरस के कितने प्रकार के हैलाइड पाए जाते हैं? दो प्रकार के हैलाइड पाए जाते हैं। नंबर 1 फोस्फोरस ट्राईहैलाइड PX3 और दूसरा है फोस्फोरस पेंटाहैलाइड PX5। अब देखिएगा, PX3 प्रकार के जो हैलाइड है इनमें सबसे मोस्ट कॉमन जो हैलाइड है वो है PCl3। यानी PX3 में हमें केवल PCl3 पढ़ना होता है क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल PCl3 है, PF3, PBr3, PI3 नहीं है। और PX5 में जो सबसे मोस्ट कॉमन हैलाइड है वो है PCl5। PCl3 को फोस्फोरस ट्राईक्लोराइड कहा जाता है। फोस्फोरस ट्राईक्लोराइड कहा जाता है और PCl5 को फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि फोस्फोरस के प्रकृति में दो प्रकार के हैलाइड होते हैं। नंबर 1 PX3, जिसे फोस्फोरस ट्राईहैलाइड कहते हैं। एक PX5, जिसे फोस्फोरस पेंटाहैलाइड कहा जाता है। फोस्फोरस ट्राईहैलाइड में जो सबसे मोस्ट कॉमन ट्राईहैलाइड है वो है PCl3, जिसका नाम होता है फोस्फोरस ट्राईक्लोराइड। और PX5 में जो सबसे मोस्ट कॉमन हैलाइड है वो है PCl5, जिसे फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहा जाता है। देखिएगा बच्चों, जो PCl3 है वो द्रव होता है, यानी PCl3 द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि PCl5 गैस अवस्था में पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि PCl3 द्रव होता है और PCl5 क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, अब हम पहले फोस्फोरस ट्राईक्लोराइड का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोस्फोरस ट्राईक्लोराइड PCl3। देखिएगा, PCl3 में आपको सबसे पहले इसकी संरचना आनी चाहिए, तो हम सबसे पहले इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। PCl3 की संरचना पिरामिडीय होती है। कैसी होती है? पिरामिडीय। किस प्रकार की होती है? देखिएगा, PCl Cl Cl और एक क्या होता है? लोन पेयर। तो PCl3 की संरचना कैसी होती है बच्चों? पिरामिडीय होती है। और PCl3 में फोस्फोरस परमाणु का जो संकरण है वो sp3 होता है। क्या होता है? sp3। क्यों होता है sp3? क्योंकि PCl3 में 3 तो बॉन्ड पेयर है। 3 क्या है?
बॉन्ड पेयर और एक क्या है, लोन पेयर। टोटल संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन युग्मों की 4। जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की टोटल संख्या 4 होती है तो संकरण क्या होता है, sp3। संकरण और संरचना पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, जो इस चैप्टर के एंड में बनाऊंगा। फिलहाल आपको इसकी संरचना को याद कर लेना है, इसको डिटेल में मैं आपको इस चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा। हालांकि आप क्लास 11 में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आते हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पढ़ा होगा और आपको याद भी आ रहा होगा कि PCl3 में फॉस्फोरस परमाणु का संकरण sp3 और इसकी संरचना क्या होती है, पिरामिडीय। इसके बाद में आपको PCl3 को बनाने की विधियां याद करनी है, बनाने की विधियां। इसको बनाने की 2 विधियां हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और दोनों विधियों को अच्छे से हमें लर्न करना है। तो पहली विधि है श्वेत फास्फोरस प्लस Cl2 की क्रिया से, श्वेत फास्फोरस की डाइक्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया के द्वारा। श्वेत फास्फोरस प्लस Cl2 की क्रिया से हम क्या बना सकते हैं, PCl3। किस प्रकार बनाएंगे देखिएगा, श्वेत फास्फोरस मीन्स P4 की क्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब P4 की क्रिया Cl2 के साथ करवाओ PCl3 बनाने के लिए, तो आपको Cl2 को सीमित मात्रा में लेना है, यानी इसकी मात्रा ज्यादा नहीं रखनी है। यदि आप इसकी मात्रा आधिक्य में लोगे तो PCl3 नहीं बनेगा, PCl5 बनेगा, जो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा P4 प्लस Cl2 से क्या बनेगा, PCl3। PCl3 क्यों बना, क्योंकि आपने Cl2 को सीमित मात्रा में लिया है। कौन सी मात्रा में लिया है, सीमित मात्रा में लिया है, मतलब आपने कम मात्रा में लिया है। यदि आप इसको अधिक की मात्रा में लेते हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PCl5 बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कितने फास्फोरस है, 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 लिखते ही बताओ यहाँ पर फास्फोरस कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, जैसे ही फास्फोरस 4 होंगे तो बताओ क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 12, और क्लोरीन 12 हो जाएंगे। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो बताओ यहाँ पर किससे गुणा होगा, 6 से। तो P4 प्लस 6Cl2 इज इक्वल टू 4 PCl3। ठीक है, दूसरी विधि श्वेत फास्फोरस प्लस SOCl2 की क्रिया से। SOCl2 क्या होता है बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड को आप क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ोगे, डार्जन अभिक्रिया में। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद भी होगा। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि आपने अभी वो चैप्टर पढ़ लिया, फिर भी आपको बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 10 में भी इसका नाम आता है, डार्जन अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो आपको मैं याद दिलवा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। श्वेत फास्फोरस प्लस SOCl2 की क्रिया से भी हम क्या बना सकते हैं, PCl3। कैसे बनाएंगे देखो बच्चों, श्वेत फास्फोरस मीन्स P4 प्लस SOCl2, क्या कहते हैं इसको बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, जैसे ही आप P4 की क्रिया SOCl2 के साथ करवाते हो तो बनता है PCl3, साथ में SO2 गैस बनती है और साथ में बनता है H2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड। अब हमें रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस। तो देखिएगा, पहले याद कर लो, इस रिएक्शन का स्केलेटन याद कर लो। P4 प्लस SOCl2 इज इक्वल टू PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2 डाइसल्फर, 2 सल्फर और 2 क्लोरीन है, तो डाइसल्फर डाइक्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बताओ कितने फास्फोरस है, 4, तो हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे ही 4 से गुणा करोगे तो फास्फोरस की संख्या दोनों तरफ क्या हो जाएगी, समान। अब देखिएगा यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 12। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 12, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2। यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो बताओ क्लोरीन परमाणु की संख्या 12 और 4 कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, 16 होते ही बताओ यहाँ पर मैं किससे गुणा करूंगा, 8 से।
ठीक है। अब बताओ क्लोरीन परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या हो गई, समान। अब देखो सल्फर कितने, इधर 8, इधर कितने हैं 4, इधर 8 सल्फर है, इधर 4 सल्फर और 1 सल्फर यहाँ पर। तो इस सल्फर को हम किससे गुणा करेंगे, 4 और 1 5 है ना, इधर 8 है, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे 4 से। जैसे ही 4 से गुणा करोगे तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। अब आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 8 ऑक्सीजन है, इधर भी कितनी है 8। तो देखिएगा SOCl2 की क्रिया से PCl3 बनता है P4 + 8 SOCl2, P4 + 8 SOCl2 इज इक्वल टू 4 PCl3 + 4 SO2 + 2 H2Cl2। तो PCl3 को बनाने की ये दो विधि आपको अच्छे से याद करनी है। पहली विधि बहुत आसान सी है, दूसरी विधि में तो दिक्कत आ सकती है। याद रखिएगा PCl3 SO2 के साथ H2Cl2 भी बनता है, डाई सल्फर डाइक्लोराइड भी बनता है। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है PCl3 की रासायनिक अभिक्रिया। PCl3 की रासायनिक अभिक्रिया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, PCl3 की संरचना, PCl3 को बनाने की विधियां, और उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है PCl3 की रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर आपको 3 अभिक्रियाएं याद करनी है। नंबर 1 जल के साथ, नंबर 1 जल के साथ, नंबर 2 एल्कोहल के साथ, और नंबर 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। और ये अभिक्रिया आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जल के साथ, जल के साथ यानी हम कह सकते हैं जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हम कह सकते हैं कि PCl3 का जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन। देखिएगा PCl3 की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार आपको याद करनी है। ये आपका हो गया PCl3, ये क्या है बच्चों PCl3, और इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है, जल के साथ। और जल का सूत्र क्या होता है H2O या HOH। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी PCl3 की क्रिया जल के साथ करवाओ तो जल के 3 अणु लेने हैं। जल के कितने अणु लेने हैं, 3। तो इस प्रकार से अरेंज कर लेना, ये PCl3 हो गया और 3 जल के अणु ले लिए H2O H2O H2O। बस H2O को HOH की फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, PCl3 का Cl और H2O का H बाहर निकाल देना है, ClH यानी HCl बाहर निकल जाएगा। तो बताओ कितने HCl बाहर निकलेंगे, 3। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 3HCl। ये देखो 1 HCl 2 HCl 3 HCl, ठीक है। अब बच गया क्या, देखो HHH यानी S3 बच गया, एक क्या बच गया, P बच गया, और 3 क्या बच गई, ऑक्सीजन बच गई। इसका मतलब S3PO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, S3PO3। उसको कहते हैं फोस्फोरस अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों, फोस्फोरस अम्ल, ठीक है। तो बताओ PCl3 की क्रिया यदि जल के साथ करवानी हो तो आपको 3 HCl बाहर निकालने हैं और क्या बनाना है, S3PO3। अगर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, PCl3 + 3H2O, ठीक है। इसी को एक सामान्य रूप में लिख रहा हूं, PCl3 + 3H2O। 3H2O है ना, इसमें से आपको क्या करना है, 3 HCl बाहर निकाल देने हैं। तो बताओ 6H है ना, 6H में से 3H 3Cl के साथ जुड़ के क्या बना रहे हैं, 3 HCl। अब बताओ कितने H बच गए, 3, एक P बच गया और 3 ऑक्सीजन बच गई, यानी क्या बन गया, S3PO3। तो पहली अभिक्रिया आपको किसके साथ याद रखनी है, जल के साथ, यानी जल अपघटन की अभिक्रिया, ठीक है। और ये अभिक्रिया आपको नोट्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में दूसरी जो अभिक्रिया है वो है एल्कोहल के साथ। किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो मैं इसी को एडिट कर देता हूं, एल्कोहल के साथ। यदि आपको जल के साथ अभिक्रिया याद है तो आप एल्कोहल के साथ आसानी से लिख सकते हो। एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, ROH और ROH। एल्कोहल क्या होता है बच्चों, एल्कोहल होता है ROH। आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है,
OH, ठीक है। तो हमने 3 ROH लिख लिए, ROH लिख लिए, H के स्थान पे क्या लगा दिए R, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। तो बताओ RCl RCl RCl, कितने RCl बनेंगे, HCl के स्थान पे क्या बन जाएंगे RCl, तो 3 RCl प्लस क्या बन जाएगा H3PO3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 ROH, यहाँ पे बन जाएगा 3 RCl प्लस क्या बन जाएगा H3PO3। तो जल के साथ करवानी हो तब आपको HCl बाहर निकालना है, और अल्कोहल के साथ करवानी हो तो RCl बाहर निकालना है। तीसरी अभिक्रिया बच्चों किसके साथ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र है वो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, RCOOH, RCOOH, RCOOH। तीनों अभिक्रियाएं एक जैसी है, जल के साथ HCl बाहर निकालना है, अल्कोहल के साथ RCl बाहर निकालना है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ RCOCl बाहर निकालना है। ये देखो RCOCl, RCOCl, RCOCl। तो बताओ कितने RCOCl बन जाएंगे, 1 2 और 3, RCOCl, 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 यानी एसिड क्लोराइड बनेंगे। कितने एसिड क्लोराइड बनेंगे, 3, RCOCl प्लस क्या बन जाएगा H3PO3। तो तीनों रिएक्शंस मैंने आपको लिख के बता दी, पहली जल के साथ, दूसरी अल्कोहल के साथ, और तीसरी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो RCOOH, तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा RCOCl प्लस H3PO3। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ किस प्रकार से लिखनी है, बहुत आसान है, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती है। हालांकि इस क्वेश्चन की अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो ये मार्किंग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां से होगी, लेकिन फिर भी सीख लो बी ब्लॉक के अंदर ही। जल के साथ कैसे लिखनी है, ये PCl3 है, जल के साथ कितने जल लेने हैं, 3, HOH, HOH, HOH। बताओ कितने HCl बाहर निकल जाएंगे, 3, 1 2 3, तो क्या बन जाएगा 3HCl प्लस HHH, यानी H3PO3, ठीक है। अल्कोहल के साथ लिखनी हो तो यहाँ पे R, H के स्थान पे क्या लिख देना, R लिख देना, तो 3 अणु किसके बन जाएंगे RCl के। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ लिखनी हो तो बीच में क्या लगा देना CO, तो क्या बन जाएगा RCOCl, RCOCl, RCOCl। कितने RCOCl बन जाएंगे, 3, और तीनों अभिक्रियाओं में क्या बनेगा, फोस्फोरस अम्ल बनेगा। तो ये बात कर ली हमने PCl3 की। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5। सबसे पहली बात आपको इसकी संरचना अच्छे से आनी चाहिए। PCl5 की संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। संरचना किस प्रकार से निकाली जाती है वो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल याद कर लो, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जो संरचना होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और PCl5 में फोस्फोरस परमाणु का संकरण sp3d होता है। क्यों होता है sp3d, क्योंकि PCl5 में फोस्फोरस के पास 5 बॉन्ड पेयर होते हैं। कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, 5। इसका ऐसे संकरण क्या होता है sp3d। तो इसकी संरचना बनाएंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो सबसे पहले हम त्रिकोण बनाएंगे। ये देखिएगा, ये तो हो गया त्रिकोण। त्रिकोण हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो त्रिकोण हो गया। ठीक है, द्विपिरामिडीय, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है PCl5 की। ये डैश लाइन खींचना जरूरी नहीं है। ये देखिएगा, ये किसकी संरचना है, PCl5। ये त्रिकोण हो गया,
और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो बताओ ये किसकी संरचना है? PCl5 की। और संरचना का क्या नाम होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। वापस से बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले त्रिकोण बनाना है। ये देखो त्रिकोण बनाएंगे। ये तो क्या हो गया बच्चों? त्रिकोण। फिर दो पिरामिड। पिरामिड का मतलब एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर आपको लाइन खींच के बतानी है। ठीक है, ये किसकी संरचना है? PCl5 की। और संरचना का नाम क्या है बच्चों? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, अब अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना में 5 बंध होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों बंध आपस में समान नहीं होते। PCl5 की संरचना में कुल 5 बंध पाए जाते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। देखिएगा, ये जो काले रंग के बंध आप देख रहे हैं ये निरक्षीय बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरक्षीय बंध। काले रंग के जो बंध आप देख रहे हैं वो कैसे बंध हैं? उनको क्या नाम दिया गया? निरक्षीय बंध। तो बताओ PCl5 की संरचना में निरक्षीय बंधों की संख्या कितनी होती है? 3। 1 2 और 3। और ये जो नीले रंग वाले बंध आप देख रहे हैं इनको अक्षीय बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षीय बंध। और बच्चों बताओ अक्षीय बंधों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, तो ये अक्षीय बंध है, 1 और 1 2। और ये क्या है? निरक्षीय बंध। तो बताओ क्या PCl5 की संरचना में सभी बंध समान होते हैं? नहीं, सभी बंध समान नहीं होते। PCl5 की संरचना में 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। नंबर 1 निरक्षीय बंध, और इनकी संख्या कितनी होती है? 3। और दूसरे प्रकार के बंध है अक्षीय बंध, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, तो बताओ कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, एक निरक्षीय बंध और दूसरे प्रकार के अक्षीय बंध। अक्षीय बंधों की बंध लंबाई 204 पिकोमीटर होती है। अक्षीय बंधों की बंध लंबाई 204 पिकोमीटर होती है और निरक्षीय बंधों की बंध लंबाई 202 पिकोमीटर होती है। इसका मतलब अक्षीय बंध निरक्षीय बंधों की तुलना में कुछ बड़े होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PCl5 की संरचना में पांचों बंध समान नहीं है। 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, निरक्षीय और अक्षीय बंध। निरक्षीय बंधों की बंध लंबाई 202 पिकोमीटर होती है और अक्षीय बंधों की बंध लंबाई 204 पिकोमीटर होती है। क्या परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाएगा PCl5 की संरचना बनाओ, तो आप त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बना देना। आपसे पूछा जाएगा क्या PCl5 की संरचना में सभी बंध समान है? तो आप कहोगे PCl5 की संरचना में सभी बंध समान नहीं होते। 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। नंबर 1 निरक्षीय बंध, और इनकी संख्या कितनी होती है? 3। और दूसरे प्रकार के अक्षीय बंध, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। निरक्षीय बंधों की बंध लंबाई कम होती है 202 पिकोमीटर, और अक्षीय बंधों की बंध लंबाई ज्यादा होती है 204 पिकोमीटर। इसके बाद में देखिएगा PCl5 जो है मैंने आपको बताया गैस अवस्था में पाया जाता है। PCl5 कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में। PCl5 एक गैस है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में। यदि PCl5 को गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाए, PCl5 को यदि गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाए तो अब PCl5 के रूप में नहीं पाया जाता। ठोस अवस्था में यह PCl4 प्लस PCl6 माइनस के रूप में पाया जाता है। क्या बताया मैंने कि PCl5 एक क्या है? गैस है। जब PCl5 गैस होता है तो ये किस रूप में होता है? PCl5 के रूप में। लेकिन यदि इस PCl5 को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाए तो PCl5 आयनिक रूप में आ जाता है। कौन से रूप में आ जाता है? आयनिक रूप में। और इसका आयनिक रूप बच्चों क्या होता है? PCl4 प्लस PCl6 माइनस। PCl4 प्लस PCl6 माइनस। PCl4 प्लस जो है वो चतुष्फलकीय संरचना में होता है
और PCl6 माइनस जो है वो अष्टफलकीय संरचना में होता है। कौन सी संरचना में होता है बच्चों? अष्टफलकीय संरचना में, कुछ इस प्रकार से। अब बात आती है कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठोस अवस्था में PCl5 किस रूप में पाया जाता है? ठोस अवस्था में PCl5 किस रूप में पाया जाता है? प्रकृति में गैस अवस्था में विद्यमान है, लेकिन यदि इसको ठोस अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाए तो PCl5 आयनिक रूप में आ जाता है। कौन से रूप में आ जाता है? आयनिक रूप में आ जाता है। और इसका आयनिक रूप क्या है बच्चों? PCl4 प्लस PCl6 माइनस। और PCl4 प्लस चतुष्फलकीय होता है और PCl6 माइनस कैसा होता है? अष्टफलकीय संरचना वाला होता है। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिएगा, PCl5 एक गैस है, इसका मतलब गैस अवस्था में PCl5 के जो अणु होंगे वो दूर दूर होंगे। कैसे होंगे? दूर दूर। ठीक है, जैसे मैंने दो अणु मान लिए, तो एक अणु यहाँ होगा तो एक थोड़ा दूर होगा, और दूर मान सकते हो, यहाँ पे मान लो। बोर्ड मेरा छोटा है तो ये दूरी काफी है, क्योंकि गैस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और यहाँ पर अवयवी कण क्या है? अणु है। तो PCl5 जब गैस अवस्था में होगा तो PCl5 के जो अणु होंगे वो कहाँ होंगे? दूर दूर होंगे। प्रेशर बढ़ा के गैस को ठोस में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। तो दाब का मान बढ़ाया, तो दाब अगर बढ़ाओगे, दाब बढ़ाने पर क्या होगा? PCl5 के अणु पास पास आएंगे। जैसे ही PCl5 के अणु पास पास आएंगे तो एक PCl5 अपना Cl, दाब बढ़ाने पर मान लीजिए इतना दाब बढ़ाया कि वो कौन सी अवस्था में आ रहा है? ठोस अवस्था में। ठीक है, ठोस अवस्था में आ गया। तो जैसे ही ठोस अवस्था में आएगा तो एक PCl5 अपना Cl दूसरे PCl5 को दे देगा। पहले यहाँ पर क्या था? PCl5, यहाँ पर भी क्या था? PCl5। अब ये PCl5 अपना Cl किसको देगा? दूसरे PCl5 को। तो दूसरे के पास तो 6 हो जाएंगे और पहले के पास कितने रह जाएंगे? 4। इसके पास क्लोरीन की कमी हुई, इस पे हम प्लस लगा देंगे और इस पे हम क्या लगा देंगे? माइनस। यानी जिसके पास से Cl निकला उस पे प्लस आ जाएगा, और जिसको Cl मिला उस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और इस प्रकार का जो रूप होता है प्लस माइनस वाला, वो कौन सा रूप होता है? आयनिक रूप होता है। तो बच्चों बताओ, ठोस अवस्था में PCl5 किस रूप में पाया जाता है? आयनिक रूप में पाया जाता है। जैसे मान लीजिएगा एक PCl5 ही है और एक PCl5 ही है। ठीक है, जब गैस अवस्था में होगा तो दोनों अणु दूर दूर होंगे। जब आप ठोस अवस्था में लेके आओगे तो बताओ, ठोस अवस्था में अवयवी कणों की मध्य की दूरी लघु होती है कि नहीं होती? तो जैसे आप इसको ठोस अवस्था में लेके आओगे, नहीं दाब का मान बढ़ाओगे तो PCl5 के अणु पास पास आएंगे। जैसे ही वो पास पास आएंगे तो एक PCl5 अपना Cl दूसरे PCl5 को दे देगा। एक PCl5 अपना Cl दूसरे PCl5 को दे देगा। तो दूसरे PCl5 के पास Cl की संख्या 6 हो जाएगी। उसके बाद 6 होने की वजह से उस पर माइनस आ जाएगा, और जिसके पास से Cl निकला उसके पास में एक Cl की कमी हो जाएगी। इसका मतलब उस पर प्लस आ जाएगा। तो एक भाग पे हम प्लस लगाएंगे जिसके पास Cl कम है, और जिसके पास Cl ज्यादा उस पर क्या लगाएंगे? माइनस। और ये रूप क्या होगा बच्चों? आयनिक रूप। तो बताओ, ठोस अवस्था में PCl5 किस रूप में पाया जाता है? आयनिक रूप में पाया जाता है। PCl4 प्लस PCl6 माइनस, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा वापस से सुन लो। ठोस अवस्था में PCl5 किस रूप में पाया जाता है? तो आप कहोगे ठोस अवस्था में PCl5 आयनिक रूप में पाया जाता है, और उसका आयनिक रूप ये होता है, और फिर ये डायग्राम बना के आपको बताना है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है PCl5 की संरचना बनाओ, तो आपको सिंपली त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनानी है। जब कुछ ना कहा जाए तो PCl5 को गैस मानना है, क्योंकि प्रकृति में कौन से रूप में पाया जाता है? गैस रूप में पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे PCl5 को बनाने की विधियां। PCl5 को बनाने की विधियां, बनाने की विधियां।
तो देखिएगा PCl5 को बनाने की भी दो विधियां हैं। नंबर एक, श्वेत फॉस्फोरस प्लस Cl2 की क्रिया से। आप कहोगे कि सर अभी इस अभिक्रिया के द्वारा आपने PCl3 बनाया था। बिल्कुल, इसी अभिक्रिया से PCl3 भी बनता है, इसी अभिक्रिया से PCl5 भी बनता है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि यदि आप Cl2 को कम मात्रा में लोगे, सीमित मात्रा में लोगे, तो PCl3 बनेगा, क्योंकि PCl3 में Cl की संख्या कम है। और यदि आप इसे आधिक्य में लोगे तो PCl5 बनेगा। क्योंकि हमें PCl5 बनाना है, इसलिए हम P4 की क्रिया जब Cl2 के साथ करवाएंगे तो Cl2 को किस में लेंगे बताओ? आधिक्य में लेंगे। जैसे ही आधिक्य में लोगे तो बताओ बच्चों क्या बनेगा? PCl5 बनेगा। कितने फॉस्फोरस? 4, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। क्लोरीन कितने बताओ? 20, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे। सर बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है? तो देखिएगा आपको इस प्रकार कहा जाएगा P4 प्लस Cl2, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सीमित, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा P4 प्लस Cl2, यहाँ पे लिखा रहेगा आधिक्य। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा P4 प्लस Cl2, ना सीमित लिखा रहेगा ना आधिक्य लिखा जाएगा। तो आपको जब सीमित लिखे तब तो PCl3 बना के रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। आधिक्य लिखा जाए तब PCl5 बना के रिएक्शन को बैलेंस करना है। और जब सीमित और आधिक्य कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो आप PCl3 भी बना सकते हैं, PCl5 भी बना सकते हैं, या फिर आप दोनों रिएक्शन लिख करके बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब P4 की अभिक्रिया या श्वेत फॉस्फोरस की अभिक्रिया डाइक्लोरीन गैस कोष्टक में लिख देगा सीमित या आधिक्य के साथ करवाई जाती है। तो बताओ, पहली विधि आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी विधि है P4 प्लस SO2Cl2 की क्रिया से। SO2Cl2 होता है सल्फोनिल क्लोराइड। सर आपने PCl3 में भी कुछ ऐसा सही बताया था, बिल्कुल वो SOCl2 था। वो क्या था? SOCl2, थायोनिल क्लोराइड था। ये SO2Cl2 है, वो SOCl2 था, SOCl2 था। ये क्या है? SO2Cl2। तो बताओ P4 प्लस SO2Cl2 की जब क्रिया करवाओगे तो एक तो बनेगा PCl5, एक बनेगा SO2। याद कीजिएगा जब हम SOCl2 के साथ करवाते हैं तो एक प्रोडक्ट और बनता है H2Cl2, ठीक है। इसमें H2Cl2 नहीं बनता। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए? 20, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 2 20। SO2 कितने हो गए? 10, तो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे? 10 से। तो बताओ ये PCl5 को बनाने की दूसरी विधि हो गई। पहली विधि कौन सी बताई मैंने? P4 प्लस Cl2 आधिक्य। और दूसरी विधि कौन सी बताई? P4 प्लस SO2Cl2। यदि आप P4 की क्रिया SOCl2 के साथ करवाते हो तो अभी मैंने आपको बताया था PCl3 बनता है, साथ में SO2 बनता है, और साथ में एक प्रोडक्ट और बनता है H2Cl2। याद रखिएगा थायोनिल क्लोराइड के साथ PCl3, SO2 और H2Cl2 बनता है, और SO2Cl2 के साथ में PCl5, SO2, लेकिन H2Cl2 नहीं बनता। तो ये बनाने की दो इसकी क्या हो गई? विधियां। इसके बाद में हम बात करेंगे PCl5 की रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो जिस प्रकार से मैंने आपको PCl3 की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई थी, नंबर 1 जल के साथ, नंबर 2 अल्कोहल के साथ, और नंबर 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, उसी प्रकार PCl5 की रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हमें 3 अभिक्रियाएं पढ़नी है। नंबर 1 जल के साथ, नंबर 2 अल्कोहल के साथ, और नंबर 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। तो शुरुआत करते हैं पहली अभिक्रिया की। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं जल के साथ। यानी हम कह सकते हैं PCl5 का जल अपघटन करवाएंगे। तो देखिएगा हम लिख लेते हैं PCl5 प्लस H2O।
याद कीजिएगा, जब मैंने PCl3 की जल के साथ अभिक्रिया लिखी थी तो मैंने 3 जल के अणु काम में लिए थे। कितने जल के अणु काम में लिए थे? 3। लेकिन जब हम PCl5 की अभिक्रिया जल के साथ लिखते हैं तो केवल 1 जल का अणु काम में लिया जाता है। कितना जल का अणु? केवल 1। तो देखिएगा किस प्रकार लिखेंगे। इसके पास कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 2। इसके पास कितने Cl है? 5। 5 में से 2 Cl ले लो और इसके 2 हाइड्रोजन ले लो, तो बच्चों बताओ क्या बन जाएगा? 2HCl। क्या बन जाएगा? 2HCl। ये देखो 2H और इसमें से 2 Cl ले लिए तो 2HCl निकल गए। अब बच्चों बताओ, एक तो क्या बचा? P बचा, एक O बचा और कितने Cl बच गए? 3। क्या बन जाएगा? POCl3, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हो। दिस इज PCl5, जल का अणु। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। ये देखो एक HCl निकल गया, ये यहाँ से दूसरा HCl निकल गया। कितने HCl निकल गए? 2HCl। अब क्या बच गया? एक P बच गया, एक क्या बच गया? O बच गया, तो POCl3। इसको ऐसे लिख देते हैं, स्ट्रक्चर बना देता हूँ उसकी। ये क्या बन गया? POCl3। अब यदि मान लो POCl3 की वापस से जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो इस बार जल के 3 अणु काम में आएंगे। इस बार जल के कितने अणु काम में आएंगे? 3। तो बताओ कितने HCl बाहर निकल जाएंगे? 1 2 3 3HCl प्लस क्या बच गया बच्चों? HHH H3P, ऑक्सीजन कितने बचे? 4, H3PO4। उसको कहते हैं फोस्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? फोस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये है अभिक्रिया जल के साथ। अब आप कहोगे रिएक्शन सर जल के साथ लिखनी हो तो केवल ये वाली लिखें कि दोनों लिखनी है? तो आपको बोर्ड परीक्षा में यदि केवल जल लिखा हुआ मिलता है तब तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर जल को आधिक्य में लिखा हुआ मिल जाए, यहाँ पे आधिक्य लिखा हुआ मिल जाए, तो पहले आपको ये बनाना है और फिर इसकी अभिक्रिया वापस POCl3 के साथ, POCl3 की अभिक्रिया वापस किसके साथ करवानी है? जल के साथ, और यहाँ तक रिएक्शन लिखनी है। तो 2 रिएक्शन इसके अंदर आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए? याद। बहुत आसान सी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अभिक्रिया किसके साथ है बच्चों? एल्कोहल के साथ। दूसरी अभिक्रिया किसके साथ है? एल्कोहल के साथ। इसमें कोई दिक्कत है? एक बार वापस से बता देता हूँ, मैं जल के साथ वापस बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लो ये PCl5 है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न बता देता हूँ। टेस्ट में आपसे कहा गया इस अभिक्रिया को पूरा करो, तो आप क्या करोगे? यहाँ से 2H और यहाँ से 2 Cl ले लो। क्या बन गया? 2HCl प्लस क्या बन गया? POCl। ठीक है, अब आपसे मान लो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि PCl5 प्लस H2O आधिक्य। इसका मतलब क्या है कि जल आधिक्य में है, ज्यादा मात्रा में है, तो क्या होगा? पहले 2HCl बनाना है प्लस POCl3 बनाना है। अब आधिक्य में H2O दे रखा है, इसका लो अभी भी H2O है, तो उस H2O की क्रिया इसके साथ करवा देना। कितने H2O ले लोगे? 3। ठीक है, तो बताओ क्या बन जाएगा? 3HCl प्लस H3PO4, H3PO4। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्कोहल के साथ। तो देखिएगा एल्कोहल के साथ PCl5 की रिएक्शन लिखनी है, तो ये लिख लिया हमने PCl5 प्लस ROH। ठीक है, एक ही ROH लेना है। तो देखिएगा यहाँ से R, यहाँ से Cl, क्या बना? RCl। यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्या बना? HCl। प्लस क्या बचा? एक P बचा, एक O बचा और 3 क्या बच गए? Cl। तो क्या बन गया बच्चों? POCl3। तो PCl5 प्लस ROH इज इक्वल टू RCl प्लस HCl प्लस POCl3। इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप इसको समझा सकते हो। ये देखिए RCl HCl, क्या बचा? POCl Cl Cl POCl3। तीसरी अभिक्रिया है
कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तो एल्कोहल के साथ यदि आपको लिखनी आती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी आसानी से आप लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। देखो RCOOH, इसकी रिएक्शन किसके साथ लिखनी है, PCl5 के साथ। ठीक है, तो क्या करना है, देखो यहां से RCO लेना है और यहां से Cl लेना है। क्या बनेगा, RCOCl, यहां से H, यहां से Cl, HCl प्लस POCl। तो ये किसके साथ हो गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। तो ये हमने पढ़ लिया फॉस्फोरस के हैलाइड। इसके बाद में वर्ग 15 का जो अंतिम टॉपिक है, वर्ग 15 का 4 वर्ग है। आप सोचो कितना बड़ा चैप्टर है। टोटल 4 वर्ग हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, 15, 16, 17, 18। अभी 15वां वर्ग चल रहा है और उसका अंतिम टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल। तो फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की यदि हम बात करें तो पहला ऑक्सी अम्ल है H3PO2, H3PO2, H3PO2। और H3PO2 जो होता है उसे हाइपो फॉस्फोरस अम्ल या फोस्फिनिक अम्ल कहा जाता है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या क्या कहा जाता है बच्चों, फोस्फिनिक अम्ल कहा जाता है। तो पहला ऑक्सी अम्ल आपको याद करना है H3PO2, जिसे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फोस्फिनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोस्फिनिक अम्ल कहते हैं। और इस फोस्फिनिक अम्ल या हाइपोफॉस्फोरस की संरचना कैसे होती है, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। ये किसकी संरचना है, H3PO2 की, H3PO2 की। अब देखिएगा इस अम्ल की क्षारकता कितनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बोर्ड परीक्षा में इसकी क्षारकता पूछी जाती है। सबसे पहली बात, क्षारकता होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। किसी अम्ल अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या, किसी अम्ल अणु के द्वारा त्यागे जा सकने वाले H+ आयनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि H3PO2 जो होता है वो केवल एक H+ आयन का क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें हालांकि 3 हाइड्रोजन है, देखो 1, 2 और 3। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। फॉस्फोरस की विद्युत ऋणता कम होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, 3.5। तो क्षारकता में केवल वो वाले प्रोटॉन त्यागे जाते हैं जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े हो। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए H+ आयन ही त्यागे जाएंगे, फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए नहीं त्यागे जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर H3PO2 कितने H+ आयन त्याग सकता है, केवल एक। केवल वे हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में त्यागे जाते हैं जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जुड़े हो। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकल सकता है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। याद रखिएगा H3PO2 की क्षारकता बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। H3PO2 में 3 हाइड्रोजन है लेकिन इसकी क्षारकता केवल कितनी होती है, 1 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नंबर 2 H3PO3, H3PO3 इसे कहते हैं फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल या फोस्फोनिक अम्ल, फोस्फोनिक अम्ल या ऑर्थो फोस्फोरस अम्ल, फोस्फोरस अम्ल या फोस्फोनिक अम्ल
या ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से होती है, देखिएगा, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 सॉरी H। ठीक है, अब देखिएगा इसकी क्षारकता कितनी होगी। इसमें आप देखिएगा कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। हालांकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, क्षारकता कितनी, 2। इसमें भी 3 हाइड्रोजन थे, क्षारकता कितनी, 1, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन में से एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था और इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन को H+ के रूप में त्याग सकता है। तीसरा ऑक्सी अम्ल है फोस्फोरिक अम्ल। फोस्फोरिक अम्ल, इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी कहा जाता है। और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है उसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। अब यहां पर आप देखिएगा कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो बताओ इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन तीनों ऑक्सी अम्लों में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, लेकिन क्षारकता 1, 2 और 3 है। यानी H3PO2 की क्षारकता 1, H3PO3 की क्षारकता 2 और H3PO4 की क्षारकता 3। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर बना के इसकी क्षारकता में निकालनी होती है। सर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों में, इन 3 अम्लों की बात कर रहा हूं, फॉस्फोरस के इन 3 ऑक्सी अम्लों में जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे 1 कम क्षारकता होती है। जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे 1 कम क्षारकता होती है। बताओ यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, क्षारकता कितनी, 1। कितने ऑक्सीजन, 3, क्षारकता कितनी, 2। कितने ऑक्सीजन, 4। ये फॉर्मूला ले लिखा मैंने इसका, H3PO4, H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल में कितनी ऑक्सीजन, 4, क्षारकता कितनी, 3। तो 3 ऑक्सी अम्ल पढ़ाए मैंने, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। इसके बाद में चौथा ऑक्सी अम्ल हम पढ़ेंगे, उसका नाम है पायरोफॉस्फोरस अम्ल। चौथा ऑक्सी अम्ल है पायरोफॉस्फोरस अम्ल। पायरोफॉस्फोरस अम्ल, देखिएगा पायरोफॉस्फोरस अम्ल। यहाँ पे पायरो शब्द का मतलब आपको ध्यान रखना है, जब भी हम ऑक्सी अम्लों की बात करते हैं तो पायरो शब्द का मतलब क्या होता है। पायरो शब्द का मतलब होता है 2 अम्लों को मिलाकर यदि एक जल का अणु निकाल दें तो अम्ल के नाम के पहले पायरो लग जाता है। 2 अम्लों को जोड़कर एक जल का अणु निकाल दें या एक जल के अणु को निकालते हुए 2 अम्लों को जोड़ दें तो अम्ल के नाम के पहले क्या लग जाता है, पायरो। जैसे हमें फोस्फोरस का पायरो चाहिए तो हम फोस्फोरस अम्ल के 2 अणु लेंगे, उनको जोड़ेंगे और जोड़ करके एक जल का अणु निकालेंगे, या कहें जल का अणु निकाल करके उनको जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो अम्ल बनेगा उस अम्ल को क्या कहेंगे, पायरोफॉस्फोरस। तो फोस्फोरस अम्ल के 2 अणु ले लो, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वो आपको मैं बता दूंगा। पहले फोस्फोरस अम्ल के 2 अणु ले लो। देखो ये फोस्फोरस अम्ल था, ठीक है, ऐसे 2 अणु लेने हैं। ठीक है, अब एक जल का अणु निकाल दो, एक OH और यहाँ से क्या निकाल दो, H। तो जैसे यहाँ से ये क्या है बताओ, फोस्फोरस अम्ल, ये क्या है, फोस्फोरस, दोनों को जोड़ा, जल का अणु निकाला, यानी जल का अणु निकालते हुए जोड़ोगे तो बीच में ऑक्सीजन आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अब ये जो अम्ल बनाना इसको हम क्या कहेंगे, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, H4, P2, ऑक्सीजन कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये क्या है, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, H4, 1 2 3 4, P2, ऑक्सीजन
कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5। तो फॉस्फोरस अम्ल के 2 अणुओं को जोड़ो, जल का अणु निकालो, तो अब जो अम्ल बनेगा उसे क्या कहेंगे, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। वापस से बता देता हूं एक बार, ये देखो ये फॉस्फोरस अम्ल है कि नहीं, भी बताया था, वीडियो को रिवर्स करके देख भी सकते हैं वापस। ये देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इसका OH इसका H ले लो, तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो बताओ बीच में ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं रहेगा। ये क्या है, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, अब हम बात करेंगे पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की। 5वां अम्ल है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वो अभी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, OH। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में हमें फॉस्फोरिक अम्ल के कितने अणु लेने होंगे, 2 अणु हमने फॉस्फोरिक अम्ल के ले लिए, तो बताओ यहाँ से एक जल का अणु निकाल देंगे। ठीक है, तो बताओ जैसे ही यहाँ से जल का अणु निकलेगा तो बताओ बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। अब ये क्या बन गया, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका मतलब 2 फॉस्फोरिक अम्ल के अणु लेकर के उनको जोड़ना है, जल का अणु बाहर निकाल देना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H4, 1 2 3 4। ठीक है, फॉस्फोरस कितने, 2, और ऑक्सीजन कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 7, H4P2O7। और बताओ इसकी क्षारकता अगर पूछ ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 ही होगी, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4। तो क्षारकता इनकी नहीं पूछी जाती, क्षारकता केवल 3 ही अम्लों की पूछी जाती है। शुरू वाले 3 जो मैंने आपको पढ़ाए, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइपोफॉस्फोरिक। छठा है हाइपोफॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरिक जो पहला था वो हाइपोफॉस्फोरस था, हाइपोफॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरिक को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, जो पायरोफॉस्फोरिक है उसके बीच वाले ऑक्सीजन को हटा देना है। तो ये जो संरचना है ना वो किसकी है, हाइपोफॉस्फोरिक। तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरिक क्या होता है, H4P2O6। इसके बाद में 7वां जो अम्ल है वो है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। 7वां जो अम्ल है वो है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। देखिएगा, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को समझने के लिए सबसे पहले मेटा शब्द का मतलब समझना है। जब एक ही अम्ल के अणु में से जल का अणु बाहर निकाल दिया जाए तो अम्ल के नाम के पहले क्या लग जाता है, मेटा। एक ही अम्ल में से, 2 अम्ल में से यदि जल का अणु निकालोगे तो पायरो शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा, पायरो। और एक ही अम्ल में से जल का अणु निकालोगे तो मेटा शब्द आएगा। तो मेटा किसका बनाना है, फॉस्फोरिक का। तो सबसे पहले फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला लिख लो, H3PO4। अब इसमें से जल का अणु निकाल दो तो -H2O। तो जैसे ही H2O को माइनस करोगे तो 3 हाइड्रोजन में से 2 निकल जाएंगे तो 1 बचेगा। P के साथ आपने छेड़छाड़ की नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 में से 1 निकाल दी, बताओ कितनी बच गई, 3, H3HPO3। अब ये जो HPO3 है या तो त्रिलक के रूप में पाया जाता है या ये बहुलक के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो या तो ये त्रिलक के रूप में होगा या किस रूप में होगा, बहुलक के रूप में। ये क्या है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, जो या तो त्रिलक के रूप में होता है या बहुलक के रूप में। त्रिलक के रूप में किस प्रकार होता है, देखिएगा, POP OP OP, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। ये देखो HP 1 2 3, ये एक HPO3 हो गया, HPO3। दूसरा HPO3 देखो, HP 1 2 3, दूसरा HPO3 हो गया, और ये HPOOO, ये तीसरा HPO3 हो गया। तो बताओ इसमें HPO3 कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो ये त्रिलक हो गया। क्या हो गया, त्रिलक। ये त्रिलक है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, या बहुलक रूप में हो सकता है। इस प्रकार से ये देखो, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इतना बहुत होगा। ये देखो HPO3, HPO3,
HPO3। ऐसे खूब सारे जुड़े होते हैं तो यहाँ पे नीचे एन लगा देंगे। ये तो बहुलक रूप में क्या हो गया, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। तो ये हमने बात कर ली फोस्फोरस के ऑक्सी अम्लों की। इसके बाद में आपको पीडीएफ में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के बाद में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं नोट्स में, उनकी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या होता है जब ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है? तो देखिएगा बच्चों, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO3। जैसे ही गर्म करते हैं तो ये H3PO4 प्लस PS3 में टूट जाता है। H3PO3 यानी ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। और ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो जैसे ही आप ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करते हो तो यह है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्लस फॉस्फीन गैस पे ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, देखिएगा यहाँ पे 4 लगाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए 12, यहाँ पे लगा देंगे 3। तो देखो 4H3PO3, हाइड्रोजन 12 है, 12 है, इधर देखो 9 तो ये रहे और 3 ये रहे, 12 हो गई। फॉस्फोरस 4 है, इधर भी कितने हैं 3 और 1 4। ऑक्सीजन कितनी है 12, इधर भी कितनी है 12। ठीक है, तो याद रखना ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करने पर क्या होता है। तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करने पर ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में बदल जाता है, प्लस कौन सी गैस मुक्त करता है, फॉस्फीन गैस। साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो अभिक्रिया है वो एक विस्मानुपातन की अभिक्रिया है। विस्मानुपातन की अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में एक ही अणु में उपस्थित एक ही तत्व का, जब किसी अभिक्रिया में एक ही अणु में उपस्थित एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाओं को विस्मानुपातन की अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं, विस्मानुपातन या असमानुपातन की अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अंग निकालें तो 3 + x - 6 = 0, x = कितना आ गया +3। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 लिख दिया, फॉस्फोरस का निकालना है x लिख दिया, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है -6 लिख दिया बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +3। यहाँ पे हम फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण निकालें तो 3 + x - 8 = 0, तो x कितना आ गया +5। और यहाँ पे निकालें तो कितना आएगा x + 3 = 0। हाइड्रोजन का 1 होता है, फॉस्फोरस का x मान लिया तो x कितना आ गया -3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण, और इसी का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जब किसी अणु में एक ही परमाणु का या तत्व का ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ये प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण, और ये क्या है, अपचयन यानी रिडक्शन। तो ऐसी जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है, विस्मानुपातन की अभिक्रिया, विस्मानुपातन या असमानुपातन की अभिक्रिया। तो ये प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्या होता है जब ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है, या आपसे पूछा जा सकता है एक विस्मानुपातन की अभिक्रिया लिखिए, असमानुपातन की अभिक्रिया लिखिए, या असमानुपातन की रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए। 11वीं क्लास में आपको ये पढ़ाया भी जाता है, तो याद कर लेना इसको अच्छे से। एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है कि H3PO2 व H3PO3
में कौन प्रबल अपचयक है और क्यों। पीडीएफ देखिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। H3PO2 यानी हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, H3PO3 यानी फॉस्फोरस अम्ल, इन दोनों में प्रबल अपचयक कौन है और क्यों। तो देखिएगा, यदि हम H3PO2 की बात करें तो उसकी संरचना हमने कुछ इस प्रकार से बनाई थी, और H3PO3 की बात करें तो इसकी संरचना हमने ऐसे बनाई, यही होती है संरचना। अब देखिएगा, इसकी क्षारकता कितनी, 1, और इसकी क्षारकता कितनी, 2। ठीक है, यहाँ पे क्षारकता नहीं पूछ रहा, यहाँ पे पूछ रहा है अपचयकता। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो अपचयकता होती है वो पीएच बंधों की संख्या के समानुपाती होती है। पीएच बंधों की संख्या की क्या होती है, समानुपाती। जितने ज्यादा पीएच बंध होंगे वो उतना ही प्रबल अपचयक होगा। इसमें देखो 2 पीएच बंध है, कितने पीएच बंध है, 2, और इसमें कितना पीएच बंध है, 1। तो प्रबल अपचयक कौन होगा, H3PO2। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल यानी H3PO2 H3PO3 की तुलना में प्रबल अपचयक होता है, क्योंकि इसमें 2 पीएच बंध होते हैं और इसमें कितना पीएच बंध होता है, 1 पीएच बंध। ठीक है, पीएच बंधों के जो हाइड्रोजन होते हैं वो अपचयन में सहायता करते हैं, इसलिए ज्यादा अपचयक कौन होगा, प्रबल अपचयक कौन होगा, जिसमें ज्यादा पीएच बंध होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपको जो पी ब्लॉक के नोट्स उपलब्ध करवाए हैं उनको मैंने कुछ अपडेट किया है, कुछ उनको एडिट किया है, तो आप उनको एक बार वापस से मैं सेंड कर रहा हूं, उनको आप देख लीजिएगा और उनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक जगह मैंने चेंज किया है, जो ब्लैक फॉस्फोरस था यानी काला फॉस्फोरस था उसको मैंने अपडेट किया है। तो नए नोट्स पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी जो है वो है manish19111@gmail.com। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।